बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक टॉपिक वाटर प्योरिफिकेशन उसको स्टडी करना है। और वाटर प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर को प्योर करना। और वाटर को प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं या डिजॉल्व पार्टिकल होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किसी मेथड के जरिए हम रिमूव करते हैं। उसके बाद फर्दर हमारे पास अ, जो है, जो मैं जिस वाटर की बात कर रहा हूँ उनकी यहाँ पर दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास सरफेस वाटर होता है और एक ग्राउंड वाटर होता है। सरफेस वाटर वो वाटर होता है जो लेक्स में, रिवर्स में, सी में, ओशन के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह जो ग्राउंड वाटर होता है वो जमीन के नीचे मौजूद होता है। हमारे पास इनमें से हमने क्या करना है, सस्पेंडेड पार्टिकल, डिजॉल्व पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है। देन हमारे पास ग्राउंड वाटर होता है, वो कदरे सरफेस वाटर के मुकाबले में ज्यादा प्योरिफाइड होता है। आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। लेकिन जो हमारे पास सरफेस वाटर होता है वो इतना प्योरिफाइड नहीं होता। उसको प्योर करने के लिए हमें उसको डिफरेंट मेथड से गुजारना पड़ता है। डिफरेंट तरीकों से हम उसको जो है वो साफ करते हैं। उसके बाद इसके यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। अब जिस वाटर की हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं उसको हम कंटेमिनेटेड वाटर कहेंगे, उसको हम पोल्यूटेड वाटर कहेंगे, और अपने टॉपिक के अंदर उसको हम रा वाटर कहेंगे। तो आपने याद रखना है कि जहां भी मैं रा वाटर बोलूं तो उसका मतलब पोल्यूटेड वाटर है, उसका मतलब कंटेमिनेटेड वाटर है। तो सबसे पहले वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए जो सबसे पहला मेथड है, इट इज कॉल्ड टू इरिएशन। इरिएशन जो होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे पास कंटेमिनेटेड या रा वाटर होता है उसमें से हम एयर को पास करते हैं और उसके थ्रू उस वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। इसकी एक स्मॉल डेफिनेशन है, पासिंग एयर थ्रू अ वाटर। एरिएशन मींस पासिंग एयर थ्रू अ वाटर, मतलब आपने क्या करना है, रॉ वाटर में से, कंटेमिनेटेड वाटर में से एयर को क्या करना है, पास करना है। जब एयर को पास करेंगे तो इससे इससे हमें क्या फायदा होगा, वो इसका पर्पस जो है वो नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले इरिएशन की मदद से टू रिमूव द डिजॉल्व गैसेस सच एज फाउल स्मेलिक हाइड्रोजन सल्फाइड। वो कहता है कि इरिएशन की वजह से जो पोल्यूटेड वाटर के अंदर डिजॉल्व गैसेस हैं जिनकी बहुत बुरी स्मेल है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, नियॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये इरिएशन जो है वो इन डिजॉल्व गैसेस को रॉ वाटर में से रिमूव करने में हेल्प करती है। इसी तरह आर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स हैं और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट कोई पानी के अंदर मौजूद है, तो ये इरिएशन क्या करेगी, इनको वाटर में से रिमूव करने में हेल्प करेगी। तो इस लाइन को अगर मैं इस्तेमाल कर दूं तो इरिगेशन क्या करती है, जो वाटर के अंदर फाउल स्मेल वाली यानी कि बुरी स्मेल वाली गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसको रिमूव करने में हेल्प करती है। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड को, इसी तरह इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जिन्हें हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, उनको रिमूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरे पॉइंट में वो बता रहा है कि इरिगेशन से हमें क्या फायदा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल इज ऑक्सीडाइज विद एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो रॉ वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल है वो इरिगेशन की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनकर वहां से हमारे पास जो है गैस जो है वो निकल जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ऑर्गेनिक मटेरियल की जो मिकदार है पानी के अंदर कम से कम रह जाएगी और हमारा पानी जो है वो रॉ वाटर से प्योरिटी की तरफ चला जाएगा। फिर समझ लें, ऑर्गेनिक मटेरियल जो पानी के अंदर मौजूद है, जैसे कोई डेड प्लांट है, कोई एनिमल वगैरह है, उनको ऑर्गेनिक मटेरियल को एरिएशन क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है और उससे क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर से रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मटेरियल की जो मिकदार है वो पानी के अंदर कम हो जाती है और वाटर जो है प्योरीफाइड होता है। लेकिन सारे का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल ऑक्सीडाइज नहीं होता। सम ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल आर रिमूव्ड बाय पासिंग वाटर ओवर द एक्टिवेटेड कार्बन। मतलब कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो बच जाता है उसमें हम एक्टिवेटेड कार्बन
डालते हैं, वो एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है, उस ऑर्गेनिक मटेरियल में से डिफरेंट गैसेस बनाता है, और वो गैसेस जो है वहां से रिमूव हो जाती हैं, और उस वाटर को हम फिल्ट्रेशन के जरिए जो है हम क्या क्या कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारे पास, अगर अगर तीसरा अगर हम पॉइंट देखें, तो यहाँ पर देखें ये Fe2 पॉजिटिव है। जब भी Fe2 पॉजिटिव हो तो ये होता है फेरस, और Fe3 पॉजिटिव हो तो ये होता है फेरिक। जो फेरस आइन है अगर रॉ वाटर के अंदर मौजूद हो तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इरिएशन क्या करती है, इसको ऑक्सीडाइज करके फेरिक आइन में कन्वर्ट कर देती है, और ये फेरिक आइन फर्दर जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के जरिए या डिफरेंट प्रोसेस के जरिए ये वाटर से रिमूव कर लिए जाते हैं। रिमूव एज अ सॉलिड पार्टिकल के तौर पर हम इसको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वाटर जो है मजीद प्योरिटी की तरफ चला जाता है। फोर्थ जो पर्पज है, फोर्थ इरिएशन का जो फायदा है, इट इम्प्रूव द ऑक्सीजन लेवल ऑफ रॉ वाटर। यानी कि रॉ वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, जिसे हम डू कहते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं, उसको भी उसको भी इम्प्रूव करने में ये हमारे पास इरिएशन हेल्प करती है। उसके बाद इरिएशन रेज द पीएच ऑफ वाटर, मतलब इरिएशन जो है अगर वाटर एसिडिक है तो उसकी पीएच को न्यूट्रल करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। एंड इरिएशन इज यूज टू द सेटल सस्पेंडेड मैटर, मतलब पानी के अंदर अगर सस्पेंडेड मैटर्स मौजूद हैं तो इरिएशन उनको सेटल करने में हेल्प करती है। जो ये चंद जो है अफादियत है इरिएशन की, फायदे हैं जिसकी वजह से हम रॉ वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके चार फायदे हैं, चार मकसद हैं, जो हम समाल जो है ना डिस्कशन में दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। कि इरिएशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, वाटर में से एयर को पास करते हैं। इस एयर के जरिए वाटर के अंदर जो फोल स्मेल वाली गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, नियॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उधर से रिमूव हो जाती है। इसी तरह ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, इसी तरह हमारे पास जो है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें हम इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट कहते हैं, वो रिमूव होने में ये एरिएशन हेल्प करती है। सेकंड जो इसका फायदा है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो पानी के अंदर मौजूद है उन ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर से रिमूव हो जाती है, तो वाटर जो है वो थोड़ा प्योरीफाई हो जाता है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल ऑक्सीडाइज नहीं होती, उनको हम अ, उस वाटर से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन डालते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को में से ऑर्गेनिक मैटर में से तमाम गैसेस रिमूव कर देता है, और उस वाटर को दोबारा हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के जरिए प्योरीफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर पानी के अंदर फेरस आइन हो तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इरिएशन के जरिए उसको ऑक्सीडाइज करके फेरिक आइन में कन्वर्ट करते हैं, और फर्दर फेरिक आइन फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होकर सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर फिल्ट्रेशन के मेथड के जरिए हम क्या कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद इरिएशन जो है वाटर के अंदर जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन या ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने में, इस तरह वाटर की पीएच को न्यूट्रल तक ले जाने में या 7 तक ले जाने में इरिएशन जो है वो हेल्प करती है। इसी तरह इरिएशन जो है वो वाटर के अंदर सस्पेंडेड मैटर, कोई भी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद है, उनको भी रिमूव करने में हेल्प करती है। फर्दर हम देखेंगे इसका सेकंड मेथड, कोagulation। देन सेकंड मेथड है कोagulation। कोagulation का मतलब होता है इकट्ठा करना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इम्प्योरिटीज वगैरह रॉ वाटर के अंदर होंगी उनको इकट्ठा करके रिमूव करेंगे। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, द मटेरियल विच आर सस्पेंडेड प्रेजेंट इन द कोलाइडल फॉर्म इन रॉ वाटर इज रिमूव्ड बाय कोagulation। मतलब ऐसे मटेरियल जो सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद है या कोलाइडल फॉर्म में रॉ वाटर के अंदर मौजूद है, तो उनको हम कोagulation के मेथड से रिमूव करेंगे। मतलब उन तमाम सस्पेंडेड और कोलाइडल फॉर्म मटेरियल को आप इकट्ठा करके आप जो है रिमूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हम कागुलेट्स यूज करते हैं वो हमारे पास दो है। एक हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है जिसे हम अलम कहते हैं। देन हमारे पास दूसरा कागुलेंट जो है वो फेरिक साल्ट है। ये कागुलेंट जो है ये क्या करते हैं, रॉ वाटर से इम्प्योरिटीज को या सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जो हमारे पास अलम होता है, इसका फार्मूला होता है K2SO4 डॉट 2H डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ये हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। एंड ये हमारे पास ये जो पोर्शन है ये हमारे पास अलम का फार्मूला है।
उसके बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस ऐड करते हैं ताकि ये पीएच को इंक्रीज करे और हमारे पास अल्कलाइन मीडियम जो है प्रोवाइड करे। जब ये सारी चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास जो है, तब हमारे पास 3CaSO4 बनता है, साथ हमारे पास AlOH थ्राइस बनता है, और K2SO4 वैसे का वैसे, और 24H2O वैसे का वैसे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इस एल्यूमिनियम ने इधर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, और कैल्शियम ने हमारे पास सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड बना दिया। उसके बाद ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ गया। ठीक है। और हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये जिलेटिनस मटेरियल है, जेली लाइक मटेरियल है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल को अपने साथ एब्जॉर्ब करने में, अटैच करने में हेल्प करता है। अगर हमारे पास ये जो हमारे पास सोल्यूशन हो, एसिडिक सोल्यूशन हो, यहाँ पर बेस मौजूद ना हो, ये एसिडिक सोल्यूशन हो, तो एसिडिक सोल्यूशन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, इसका जेली लाइक मटेरियल नहीं बनेगा, और सस्पेंडेड पार्टिकल कभी भी अटैच नहीं होंगे। तो मतलब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट या इसको जेली लाइक मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें अल्कलाइन मीडियम देना पड़ता है, और अल्कलाइन मीडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करता है ताकि हमारे पास जो है यहाँ पर पीएच जो है इंक्रीज हो जाए और वो बेसिक मीडियम की तरफ मूव कर जाए। तो इसलिए ये अलम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर अल्कलाइन मीडियम जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, और उस नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये रिएक्ट करता है अलम के साथ, तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम सल्फेट और 24H2O वाटर भी बनता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये कैसे बना, एल्यूमिनियम ने इस हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, और इधर वाले कैल्शियम ने इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बना दिया। तो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, जेली लाइक बन जाता है, और ये क्या करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल को अपने साथ अटैच कर लेता है, कोलाइडल फॉर्म वाले पार्टिकल को अपने साथ अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास कोagulation के प्रोसेस से रॉ वाटर में से सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव किया जाता है। उसके बाद फेरिक साल्ट है, वो फर्दर हमने, अब ये जो हम फेरिक साल्ट के जरिए कोagulation करते हैं, वो हमारे पास फेरिक साल्ट में फेरिक सल्फेट आ जाता है, फेरिक क्लोराइड आ जाता है, और फेरिक नाइट्रेट आ जाता है। अब यहाँ पर एक मुश्किल है कि इन फेरिक क्लोराइड या फेरिक साल्ट्स के जरिए जो है कोagulation को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये देखें, इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल बिकॉज इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस एट द पीएच 3.0 to 13। मतलब यहाँ पर जब हम फेरिक साल्ट्स को यूज करेंगे कोagulation के लिए, तो उस दौरान जो है हमारे पास फेरिक इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और ये तकरीबन 3 से लेकर 13 पीएच के दौरान बनेगा, या इनके दरमियान बनेगा, और इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर उसके बाद में हम वाटर के अंदर हार्डनेस हो, तो उसको भी हम इन मेथड्स के जरिए रिमूव कर सकते हैं। हार्डनेस क्या होता है कि वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले साल्ट अगर ज्यादा हो जाए तो वो वाटर के अंदर हार्डनेस काज करते हैं। तो यहाँ पर देखें, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट काजेज हार्डनेस इन वाटर। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह के साल्ट जो है ना, वो वाटर के अंदर हार्डनेस काज करने में हेल्प करते हैं। अगर आप क्या करना चाहते हैं कि वाटर को हार्ड से सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, इसके लिए अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो आप क्या करें, यूज करें, ताकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले आयंस या कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले साल्ट जो है इस वाटर से रिमूव हो जाए और वाटर हार्ड से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस या कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट को रिमूव करने के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं, वो हमारे पास जो है वो क्लार्क मेथड होता है, इसी तरह सोडियम जियोलाइट मेथड होता है, वाशिंग सोडा मेथड होता है, एज वेल एंड आयन एक्सचेंज मेथड होते हैं, जिसके जरिए हम कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले आयंस या कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले साल्ट जो वाटर के अंदर मौजूद हैं उनको रिमूव करने से वाटर की जो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी, एज वेल एज वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सिंपल वे में अगर समझना चाहें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट
ये कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस, ये वाटर को हार्ड बना देते हैं। अगर वाटर को आपने सॉफ्ट बनाना है तो सॉफ्ट बनाने के लिए डिफरेंट मेथड को यूज करके आप कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयंस या साल्ट आप रिमूव करेंगे, तब वाटर जो है वो हार्ड से सॉफ्ट होगा। देन उसके बाद है नेक्स्ट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये बोर्ड के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। वाटर डिसइंफेक्टेंट बाय क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड डिसइंफेक्टेंट है तो इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज जो बैक्टीरिया को किल कर दे या बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट कर दे, दैट इज कॉल्ड टू disinfectant. Disinfectant that material which can kill the microorganism, other inactivate the microorganism। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास पानी के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। और पैथोजन क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिजीज काज करते हैं, और इनको हम किल करने के लिए या इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। और यहाँ पर जो हमने डिसइंफेक्टेंट यूज किया है वो क्लोरीन यूज किया है, एज वेल एज हम हेप्पोक्लोरस एसिड जिसे हम HOCl, ठीक है, ये भी हम एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो वाटर में से पैथोजन की किलिंग का बायस बनेगा। अच्छा जी, क्लोरीन, सबसे पहले हम क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरीन फ्रिक्वेंटली यूज, मतलब इसको बहुत ज्यादा मिकदार में या कसरत से इसको यूज किया जाता है। डू टू डिसइंफेक्ट वाटर, वेरी इफेक्टिव इन द किलिंग ऑफ पैथोजन। मतलब वाटर के अंदर जो हमारे पास पैथोजन है उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, उनको किल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन यूज करते हैं। अगर वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो तो ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीज पैदा करते हैं। वाटर बोर्न डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो पोल्यूटेड वाटर को पीने से और या पोल्यूटेड वाटर से बने हुए खाने को खाने से होती हैं, क्योंकि उस पोल्यूटेड वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल भी है, कोलाइडल पार्टिकल्स भी हैं, एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो इससे जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड टू वाटर बोर्न डिजीज। वो हमारे पास टाइफाइड भी हो सकता है, कॉलरा भी हो सकता है। टाइफाइड एक बुखार है और कॉलरा जो है उसे हम हैजा हैजा कहते हैं। तो आप अगर इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो वाटर की आप क्या कर दें, क्लोरिनेशन कर दें, वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड कर दें। क्लोरीन क्या करेगा, एज अ डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने में हेल्प आउट करेगा। डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन इज इन एक्सपेंसिव। मतलब क्लोरीन जो है उसके जरिए अगर आप वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाए, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग कराएं, तो वो बहुत ज्यादा सस्ता प्रोसीजर है या सस्ता मेथड है। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, वाटर को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास सब्सटेंस है जो वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाता है, जिसका कॉल्ड टू हाइपोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HOCl कहते हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन डिसइंफेक्टिंग एजेंट। इसको हम जो है इसको भी हम डिसइंफेक्टेंट एजेंट यूज के तौर पर यूज करते हैं। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और उसकी ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है। इससे वाटर जो है उसके अंदर से मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो उनकी किलिंग हो जाती है। फर्दर हम जो है हाइपोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोक्लोरिक एसिड इज अ नेचुरल कोवलेंट कंपाउंड। ये एक नेचुरल कोवलेंट कंपाउंड है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है। दैट किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म रेडिली बाय पासिंग थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर कर देता है। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन में पास होता है तो ये साइटोप्लाज्म तक जाता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करता है। फिर सुन ले, हाइपोक्लोरिक एसिड एक तो नेचुरली प्रोड्यूस है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसको पैदा किया हुआ है। और ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करता है तो ये सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन में घुसता है या उसमें पास होता है और उसको रिएप्चर कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये अनस्टेबल होगा, और जो चीज़ अनस्टेबल होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इट कैन बी स्टोर्ड। इसको जो है हम लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते, मतलब 2 to 7 डेज के लिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद ये हाइपोक्लोरिक एसिड बनता कैसे है, जब क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करती है तो हमारे पास हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है। और उसके बाद हाइड्रोजन आयन बनते हैं और क्लोराइड आयन। जब हाइड्रोजन आयन बनते हैं तो यहाँ पर पीएच जो है वो 7 से डिक्रीज हो जाती है। और ये बनता कैसे है, ये देखिए, ये मेरे पास 2 क्लोरीन है, मेरे ये ऊपर 2 क्लोरीन लिखे हुए हैं।
साथ हमारे पास ये वाटर है, वाटर में दो एच होते हैं और एक वो होता है। तो ये HOCl बनेगा, साथ हमारे पास क्लोराइड आयन बनेगा और साथ H पॉजिटिव आयन बनेगा, जिसकी वजह से पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसको फर्दर देखें नीचे स्लाइड के अंदर, तो ये देखिए क्लोरीन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, हैप्पोक्लोरस एसिड बना, इसी तरह हाइड्रोजन आयन बना और हमारे पास क्लोराइड आयन बना। हाइड्रोजन आयन के प्रोड्यूस होने से पीएच जो है वो 7 से डिक्रीज हो गई। उसके बाद हेप्पोक्लोरिक एसिड भी फर्दर क्या होता है, आयनाइन होता है, तो H पॉजिटिव आयन बनाता है और हेप्पोक्लोराइट आयन बनाता है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्लोरीन यहाँ पे भी मौजूद है, हेप्पोक्लोरस एसिड में भी मौजूद है और हेप्पोक्लोराइट आयन की फॉर्म में भी मौजूद है। तो ये यहाँ से हमारे पास ये क्लोरीन जो है, ये क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ये तीन कंपाउंड है जिसकी वजह से वाटर में से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग या उनकी ग्रोथ हम रोक सकते हैं। अब जब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, तो हाइड्रोजन आयन की वजह से जो पीएच है वाटर की, वो 7 से डिक्रीज हो जाती है, अबाउट 5 to 7 के दरमियान हो जाती है। जब वो 5 और 7 के दरमियान पीएच हो जाती है, तो लो पीएच के ऊपर जो है ये जो कंपाउंड है, हेपोक्लोरस एसिड या क्लोरीन या हेपोक्लोराइड आयन, ये बेटर डिसइंफेक्टेड होते हैं। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने में और उनकी ग्रोथ रोकने में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। फर्दर हमने जो है इसके हमने इफेक्ट्स स्टडी करने हैं कि इससे हमें क्या नुकसान होता है। देन हमारे पास कुछ और कंपाउंड भी हैं जो हेपोक्लोरस एसिड को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे सोडियम हेपोक्लोराइट है एंड कैल्शियम हेपोक्लोराइट है। ये HOCl को बनाने में हेल्प करते हैं और इससे फर्दर हम वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है, वायरस वायरस है, इसी तरह हमारे पास पैथोजन, उनको किल करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, मतलब जब हम वाटर की क्लोरीनेशन करते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होता है। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन विद डिजॉल्व अमोनिया, अगर पानी के अंदर, हमारे रॉ वाटर के अंदर ऑलरेडी अमोनिया मौजूद है, तो ये हाइपोक्लोरस एसिड जब अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो मोनोक्लोरामाइन एंड डाइक्लोरामाइन एंड ट्राइक्लोरामाइन बनेगा। और ये जो है ना, हमारे पास जो कंपाउंड है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्राइक्लोरामाइन। ये पावरफुल आई एरिएंट है, मतलब ये आंखों को नुकसान पहुंचाता है और अक्सर इसका एमसीक्यूज भी आता है बोर्ड में। तो ये हमारे पास जो है जब ये डिजॉल्व अमोनिया जो है ये हेपोक्लोरस एसिड से रिएक्ट करेगी, तो मोनोक्लोरामाइन और डाइक्लोरामाइन एंड ट्राइक्लोरामाइन जो है प्रोड्यूस होगा और ये फर्दर जो है ये बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये जो हमारे पास कंपाउंड बने हैं, ये हमारे पास एसिडिक पीएच में बनते हैं, यानी कि 5 to 7 के दरमियान बनते हैं। और लेकिन अगर इनको हम अल्कलाइन पीएच में बनाने की कोशिश करें तो इनकी क्लोरामाइन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। उसके बाद फर्दर रिएक्शन विद ऑर्गेनिक मटेरियल, फिनोल, अगर पानी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे फिनोल मौजूद हो, फिनोल क्या होता है, बेंजीन के साथ अगर OH ग्रुप लगा हो तो उसे हम फिनोल कहते हैं और इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। अगर पानी के अंदर फिनोल मौजूद है तो उसकी अगर आप क्लोरीनेशन करें तो उसके नतीजे में क्लोरीनेटेड फिनोल बनता है और ये भी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। उसके बाद रिएक्शन विद ह्यूमिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमिक एसिड जो है ये ऐसा मटेरियल है जो प्लांट की ग्रोथ को इनहांस करने में हेल्प करता है, जस्ट लाइक रेड फर्टिलाइजर। अगर पानी के अंदर ह्यूमिक एसिड मौजूद हो तो ये हेप्पोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म बनाता है और ये क्लोरोफॉर्म जो है हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्लोरोफॉर्म के जो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। इट इज सस्पेक्टेड टू द लीवर कार्सिनोजन, ये ख्याल किया जाता है कि क्लोरोफॉर्म अगर बॉडी के अंदर पानी के जरिए इंटर हो जाए तो ये इंसान के जिगर के कैंसर का बायस बनता है। इट हैज नेगेटिव रिप्रोडक्शन, नेगेटिव रिप्रोडक्शन से ये मेरी मुराद है कि भी इंसान जो है वो बांझपन का शिकार हो जाता है, यानी कि इंसान के अंदर स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह जो एग है वो भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट, डेवलपमेंटल इफेक्ट क्या होता है कि जब हमारे पास इंसान की बॉडी के अंदर
एग और स्पर्म मिलते हैं तो उसके नतीजे में जाइगोट बनता है, और जाइगोट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरकर फीटस में कन्वर्ट होता है। तो क्लोरोफॉर्म के इंटर होने से उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो सारी इफेक्टेड हो जाती है, और बच्चा बच्चा जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता। उसके बाद इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लेडर, यानी कि ये हमारे पास जो बॉडी के अंदर मसाना होता है उसके अंदर भी बहुत सारे बीमारियां काज करता है। एंड इन रेक्टम, रेक्टम जो है उसके अंदर भी ये क्लोरोफॉर्म बीमारियां काज करता है। जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर दें। जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।